अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खरी बात लुकमान के साथ। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और मैं आपको बताऊं कि हफ्ते की सुबह बर्फ़ानी तोदे में दब जाने वाले जो पाकिस्तान फ़ौज के ऑफिसर्स और जवान थे, उनके मतलब अभी तक कोई अच्छी खबरें नहीं सामने आई। और ये मैं बता सकता हूं कि उसमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल, एक मेजर, एक कैप्टन, 4 जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स, 12 हवलदार, 6 लांस हवलदार और 90 के करीब जवान जो हैं, और जिसमें 2 क्लर्क्स भी हैं, 2 कुक्स भी हैं, 3 कुक्स हैं, 4 स्वीपर्स हैं और 11 सिविलियंस हैं, जिसमें वेटर, धोबी, नाई शाई ये सारे लोग शामिल होते हैं। वो बेचारे सारे के सारे शामिल हैं। अभी आपको मैं एक बात बताऊं कि सियाचिन का ग्लेशियर आपने जिसने नहीं देखा या जिसने वो इलाका नहीं देखा, उसको मैं बिल्कुल ब्रीफली एक बात बता दूं कि 100 फुट के करीब ये तोदा गिरा है। यानी अगर आपको 5 या 6 मंजिला इमारत देखें तो आप समझें कि पूरी वो इमारत 6 मंजिलों की वो किसी शख्स के ऊपर आ गई है वहाँ पे। और अब वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन, जिसके मौसम की शिद्दत भी है, मौसम की ख़राबी भी है, हेलीकॉप्टर्स के ऊपर यानी सिर्फ वो लोग जा सकते हैं कि जो उस इलाके को जानते हैं, समझते हैं, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है जिनकी, और हेवी मशीनरी बेस तक तो जा सकती है लेकिन आगे ऊपर उसको ले जाना फ़िलहाल मुमकिन नहीं है। ये इंतहाई दुश्वार गुज़ार दुनिया का वो इलाका है और प्रॉबेबली द हाईएस्ट बैटल ग्राउंड ऑन द प्लैनेट। यानी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर ज़मीन के ऊपर ये सबसे ऊंची सतह पे जो वाक़ है, ये आपका हाईएस्ट बॉर्डर है जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होता है। और इसमें आपको कुछ चीज़ें मैं ये बता दूं कि रिलीफ और रेस्क्यू का काम तो हो रहा है वहाँ पे, और फ़ौरन ही वहाँ पे को चीफ ऑफ स्टाफ जनरल अशफाक परवेज़ कियानी ही वॉज देयर, उनके साथ वहाँ के कोर कमांडर भी थे। लेकिन बात यह है कि अभी तक जितनी कोशिशें की जा रही हैं वो मैक्सिमम कोशिशें जो है मैनुअल कोशिशें की जा रही हैं, जैसे हाथों से आप बर्फ़ खोदने की या बेलचों से और गेतियों से बर्फ़ खोदने की जो आप कोशिश करते हैं उस तरह से कर रहे हैं। और अब हो ये रहा है कि वहाँ पे इंजीनियर यानी आर्मी के जो इंजीनियर्स हैं, जो इंजीनियरिंग कोर है वो भी वहाँ पे है, जो मेडिकल कोर है वो लोग भी वहाँ पे हैं, फील्ड एम्बुलेंसेस भी वहाँ पे हैं और एविएशन वाले भी हैं। पूरा एक मेजर किस्म का वहाँ पे ऑपरेशन किया जा रहा है। और इस मौके पे सबसे ज़्यादा जो है उनके अहल खाना और उनके घर वाले, उनके बीवी बच्चे, उनके वालदैन, उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त अहबाब, उन सब के लिए बस एक ही दुआ है कि अल्लाह ताला उनको सब्र कामिल अता फ़रमाए और कोई अच्छी ख़बर उनको भी और हमें भी बहुत जल्द अब दे। ये तकरीबन कोई आप समझें कि इस वक्त तक जो पिछले 2 दिनों से ये ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि कल पूरी रात नहीं हो सका, वहाँ पे मौसम की शिद्दत की वजह से उस ऑपरेशन को रोकना पड़ा था। ये बड़ा यहाँ पे डिसेप्टिव टेरेन है और डिसेप्टिव मौसम है। और आपको मैं एक छोटी सी इसमें एक एग्ज़ाम्पल दूँ कि जब रात को, क्योंकि मूवमेंट अगर वहाँ पे रात को होती है ग्लेशियर्स के ऊपर, तो उस वक्त भी गॉगल्स पहनने पड़ते हैं, क्योंकि जब सन वो मून लाइट होती है और ग्लेशियर्स के ऊपर जब ग्लेयर आती है तो वो आप देख नहीं सकते वहाँ पे। और एक्सट्रीम वेदर्स, यानी 18 साल से लेके 21 साल तक की उम्र तक के जितने ऑफिसर्स और जवान हैं, उनकी मैक्सिमम कैजुअल्टीज़ यहाँ पे वेदर की वजह से होती हैं। ख़ास तौर पे फ्रॉस्ट बाइट एक ऐसी चीज़ है कि जिसे कोई छुटकारा नहीं है। अगर आपकी बॉडी का कोई पार्ट एक्सपोज हो जाए किसी तरह इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर में, तो उसके बाद उसको बॉडी से फिर अलग करना पड़ता है, काटना पड़ता है, वरना गैंग्रीन हो जाती है और जो कि पूरे जिस्म में फिर वो जहर जो है वो फैलना शुरू हो जाता है। लेकिन सबसे पहले, इससे पहले कि मैं आपको इस ऑपरेशन के मतलब बताऊं और वहाँ पे हुआ क्या, मैं आपको सियाचिन की एक चीज़ दिखाऊं कि सियाचिन है क्या एक्चुअली, और वहाँ पे ये क्यों इतना मुश्किल है वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन जो है। वॉच नाउ। अपनी वफा पेश करूं, कौम के मर्द मुजाहिद, तुझे क्या पेश करूं, अपनी जान नजर करूं, अपनी जान नजर करूं। सियाचिन ग्लेशियर 6,900 किलोमीटर पर मुहित और 20,800 फुट
बुलंद है। 1984 में भारत की तरफ से खामोशी से कब्जा किए जाने तक सियाचिन डेथ जोन पाकिस्तान के कब्जे में था। अप्रैल 1984 में भारत की फौज ने मेगादौत के नाम से खुफिया ऑपरेशन करके सियाचिन ग्लेशियर पर मुस्तकिल चौकी कायम कर ली। दोनों जोहरी सलाहियत रखने वाले हमसाए दुनिया के बुलंद तरीन मैदान जंग और भारत, पाकिस्तान और चीन से मुल्हिका कराकरम पहाड़ी सिलसिले तक उसकी रसाई पर कब्जे के लिए एक दूसरे से बरसरे पैकार हैं। नंबर 1 फायर! सब्ज से महरूम ग्लेशियर दुनिया का इंतहाई नामसाद मौसम रखने वाला खित्ता है। अगर जिल्द किसी धात से छू जाए तो ये ऐसे चिपक जाती है जैसे जिस्म का हिस्सा हो, उसको फाड़ या काट कर ही अलग किया जा सकता है। यही वजह है कि ग्लेशियर पर क़याम बहुत तकलीफदेह है और इस जंगी महाज पर 95% हलाकतें शदीद सर्दी, दुश्वार गुजार इलाके की वजह से होती हैं, जबकि 5% जंग की वजह से होती हैं। 21,000 फुट की बुलंदियों पर जिंदगी का तसव्वुर आम लोगों के वहमो गुमान में भी नहीं समा सकता, जहां एक घूंट पानी के लिए भी घंटों चूल्हा जलाना पड़ता है। सियाचिन में हर तरफ तेज बर्फानी हवाएं चलती रहती हैं, जहां दुश्मन कोई गोली चलाए न चलाए बर्फ अज़ा को खाती रहती है। कई अफसर और जवान स्नो बाइटिंग का शिकार होकर अपने हाथ या पांव गंवा चुके हैं। सर्दी के मौसम में यहाँ का दर्जा हरारत -50 सेंटीग्रेड या इससे भी कम हो जाता है। जो लोग इस कातिल मौसम में भी वतने अजीज के दिफा के लिए सीना सपर रहते हैं और अपनी जानों का नजराना दे रहे हैं, पूरी कौम उनकी जुर्रतों को सलाम पेश करती है। अल्लाहु अकबर। वेलकम बैक। आप देख रहे थे एक स्पेशल पैकेज सियाचिन के ऊपर, लेकिन व्हाट एक्चुअली ट्रांसपायर्ड, ये हफ्ते की सुबह को हुआ क्या, और ये जो NLI बटालियन थी उसके साथ हुआ क्या, व्हाट एक्चुअली ट्रांसपायर्ड विद देम, मैं आपको एक छोटी सी इस रिपोर्ट में दिखाता हूँ। वॉच नाउ। सियाचिन में बर्फानी तोदा गिरने से पाक फौज के एक कर्नल समेत 124 फौजी एहलकार और 11 शहरी तोदे तले दब गए। 11 सेक्टर के बटालियन हेडक्वार्टर पर हफ्ते की सुबह 4 बजे तोदा गिरा, जिससे बड़े पैमाने पर जानी नुकसान का खदशा है। पाक फौज के तर्जुमान के मुताबिक बर्फानी तोदे को काटने के लिए मजीद मशीनरी को भी इलाके में भिजवा दिया गया है। बर्फानी तोदा 1 मुरब्बा किलोमीटर वसी और 60 फुट से 80 फुट ऊंचा है। मेजर ज़काउल हक भी 11 सेक्टर में मौजूद थे जब बर्फानी तोदे ने उनके हेडक्वार्टर को आ लिया। मेजर ज़का की बड़ी बेटी 3 साल की है और बेटा जहांज़ेब 1 साल का हो गया है। मेजर ज़काउल हक ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक शेर पोस्ट किया हुआ है जो कुछ इस तरह है: खड़ा है सरहदे ईमान पे केटू की तरह, दश्ते कुफ्र से सियाचिन को बचाने के लिए। और साथ ही उन्होंने लिखा, कुछ दिन बाद मैं वहां हूंगा जहां आसमां जागीर को होना चाहिए। ये हैं हमारी कौम के वो बेटे जो हमारे नगमों और हमारे तरानों में लौ देते हैं, जो हमारी दुआओं में बसते हैं, जो पूरी कौम को जिला बख्शते हैं। हमारे कल के लिए अपना आज कुर्बान कर देने वाले पूरी कौम के मोहसिन हैं। मौत सबको मारती है, लेकिन शहीद मौत को मार देता है। ये 6 NLI बटालियन जो है ये 1976-77 में कर्नल मुश्ताक हुसैन ने रेस की थी, जिनका अपना ताल्लुक 17 पंजाब से था। बड़ी डेकोरेटेड यूनिट है, रेजिमेंट है, इन्फेंट्री रेजिमेंट है पाकिस्तान आर्मी की। और इसमें उस वक्त ज़्यादातर चित्राल और गिलगित से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान जो थे वो आए थे, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसने अपनी इंतहाई मेहनत से और यानी अपनी मुशक्क़त दिखा के और फ्रंट लाइन के ऊपर उन्होंने काम कर कर के पूरी आर्मी में उनके दिलों में अपनी एक जगह बना ली थी। अभी मुझे पता चला कि हाल ही में ये एक और टफ़ एरिया से
यहाँ पे ख़ुद अपनी पसंद की पोस्टिंग पे आए थे, कोयटा से आए थे। मेरे साथ जनरल अतहर अब्बास हैं, पाकिस्तान आर्मी के स्पोक्स पर्सन हैं, DGISPR हैं। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब। वालेकुम सलाम। व्हाट अ ट्रेमेंडस ट्रेजेडी। पहले तो दुनिया न्यूज़ की तरफ से, हमारे व्यूअर्स की तरफ से, तमाम फैमिलीज़ के लिए आर हार्ट फेल्ट कंडोलेंसेस। अल्लाह करे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खुशी कोई सुनने का मौका मिले, लेकिन जो उन पे बीत रही होगी, वी कैन अंडरस्टैंड दैट, एंड प्लीज़ कैन यू एक्सटेंड हार्ट फेल्ट कंडोलेंसेस टू देम। जी ज़रूर, मैं उन तक पहुँचाऊँगा। जनरल साहब, मुझे बताएंगे कि लेटेस्ट इस वक्त क्या सिचुएशन है वहाँ पे? जो मौजूदा सूरत हाल है मुबशर साहब, उसमें जो मशीनरी, हैवी मशीनरी वहाँ पहुँचाई जा चुकी है, जिसमें डोजर्स हैं, ऐसी लोडर्स होते हैं, एक्सकवेटर्स होते हैं, जो कि सख्त जगह को काट के रास्ता बनाते हैं। इस वक्त उस पर काम हो रहा है सुबह से, और एक रास्ता बनाया है, लेकिन जैसा आपको इसके हजम का पता है, और इसमें बोल्डर्स भी हैं, इसके अंदर ये जो बर्फ़ होती है वो इतनी सख्त हो जाती है, क्योंकि जब ये जहाँ से चलती है, ये पूरा तोदा चला था 18,000 साढ़े 18,000 के फीट की बुलंदी से, और वहाँ से होता हुआ जब ये नीचे आता है तो इसमें वो जो स्लो बॉलिंग इफेक्ट कहते हैं, इसके साथ वो शामिल होता जाता है और सख्त से सख्त होता जाता है। और ये जब गिरा है उस हेडक्वार्टर पे, बिल्कुल जैसे पहाड़ टूटता है सर के ऊपर, जो मुहावरतन हम कहते हैं, उस तरीके से ये आकर उस हेडक्वार्टर के ऊपर गिरा है। अब इसको काट के इस वक्त तक जो पेशरफ्त हुई है, वो एक रास्ता बनाया गया है, और वो तकरीबन 22 फुट नीचे तक वो चला गया है, और अब मजीद उस पर काम हो रहा है। और मौजूदा इस वक्त सूरत हाल ये है कि बाहर से भी, स्विट्ज़रलैंड से एक टीम आई हुई है, जिसमें 2 अफराद शामिल हैं, वो एक्सपर्ट हैं, वो अपने साथ सामान भी लाए हैं, और जर्मनी से भी एक टीम आ रही है जो रात को पहुंच रही है, उसमें 5 अफराद शामिल होंगे। एक अमरीकी टीम पहुंची हुई है, जो भी जिससे बातचीत चल रही है हमारी, कि आया वो इस काम को मजीद आगे बढ़ाएंगे या किसी और जगह से काम करेंगे, उनसे बातचीत हो रही है इस वक्त। हमें यानी कोई उम्मीद है कि इंशाल्लाह शायद हम एटलीस्ट कुछ लोगों को सेव करने में कामयाब हो सके? पहले तो हमारी सबसे ये कोशिश है कि हम वहाँ तक पहुँचे, और उसमें कम से कम वक्त लगाया जाए, क्योंकि वहाँ तक पहुँचना सबसे ज़रूरी है। और उसके बाद फिर देखते हैं कि वहाँ नीचे क्या हालात हैं, किस हालत में लोग हैं, क्योंकि अक्सर ये होता है कि मतलब ये है कि उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। ये इसमें अर्थक्वेक में भी देखने में आया है, मुख्तलिफ और जगह के भी वाक़यात ऐसे हैं कि किसी जगह कोई ऐसा बोल्डर फंस जाए और कोई ऐसा रास्ता बन जाए जिसमें से कि अगर हवा आ रही हो तो वो उसमें फिर मुमकिन होता है कि नीचे इंसान जिंदा बच जाए। और ये वाक़यात हुए हैं, मुजज़ात भी होते हैं उसमें, लोग फिर बड़े 10-10 दिन और 15-15 दिन में भी निकल आते हैं। लेकिन कोशिश सबसे हमारी पहले ये है कि जल्द से जल्द वहाँ तक पहुँचा जा सके। अच्छा, मुझे पता चला कि कल वहाँ पे शाम को वेदर जो था वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल हो गया था और रफ हो गया था, जिसकी वजह से कुछ देर रेस्क्यू ऑपरेशन जो थे वो रोकने पड़ गए थे। इज दैट करेक्ट? ये दुरुस्त है। कल वाकई बहुत सख्त वेदर हो गया था, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए ऑपरेशन रोकना पड़ा। जनरल अतहर अब्बास, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। मेरे जनरल अतहर अब्बास, DGISPR एंड स्पोक्स पर्सन फॉर द आर्म फोर्सेस। जब मैं एक ब्रेक से आऊँगा तो मैं आपकी 2 बड़े सरप्राइज़ मेहमानों से मुलाकात करवाऊँगा, और उनका ताल्लुक़ इस पूरे इंसिडेंट से है। किस तरह से? आई विल टेल यू आफ्टर ब्रेक। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले आपको मैं सियाचिन के बारे में बता रहा था। सियाचिन जो है वो ऑब्वियसली द मोस्ट टफ एरिया इन द वर्ल्ड, द मोस्ट टफ बैटल एरिया इन द वर्ल्ड, द मोस्ट heartless and painful battle area in the world। लेकिन बात यह है कि जिस घर में कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई शहादत हो जाती है बॉर्डर्स के ऊपर रखवाली करते हुए, वो हमारे लिए तो स्टेटिस्टिक्स होते हैं, आपके लिए भी फिगर्स होते हैं कि कितनी कैजुअल्टीज़, 5, 10, 15, 20, 100, 120, लेकिन उतनी ही ख़ानदान एक पल में, एक लम्हे में वो तबाह हो जाते हैं। और 1 मिनट पहले उनकी एस्पिरेशंस कुछ और होती हैं, और 1 मिनट के बाद उनकी डिप्रेशंस कुछ और हो जाती हैं। मेरे साथ समीना हैं यहाँ पे, इनकी ये एक शहीद की बेवा है मज़हर हुसैन की, जो वाना में 2004 में जिनकी शहादत हुई।
कौन सी पलटन थी आपके शौहर की? जी 31 बलोच थी। और यानी ये 2004 में आपके यानी मियाँ को शहादत नसीब हुई। उस वक्त आपकी ये एक बेटा है आपका? एक बेटा और एक बेटी है, बेटी इससे बड़ी है। तो ये कितने साल का था जब इसके 1.5 वालिद? साल का था। 1 साल का था? 1.5 साल। 1.5 साल का। यानी इसको अपने वालिद नहीं याद? नहीं। और बेटी? 3 साल की थी। तो जब आपको खबर मिली कि आपके मियाँ शहीद हो गए हैं, तो एक तो जो होता है यानी जो भी सदमा होना है वो तो है, लेकिन उसके बाद मुश्किलात भी हुई होंगी, आपको तकलीफ़ें भी हुई होंगी। हाँ जी। तो अब आपको बेहतर हो गया है कि उसी तरह है? लेकिन वो चीज़ तो कभी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन हालात के साथ साथ इंसान काफ़ी कुछ समझौता भी करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन वो कभी तो नहीं पूरी होगी जब तक बच्चे कुछ अपने पाँव पे खड़े नहीं हो सकते, मुस्तकबिल में कुछ बन नहीं सकते। इसलिए पहले कुछ और था, अब कुछ और है। बहुत सी मुश्किलात से सामना हुआ है जब उनके जाने के बाद। ज़िंदगी में बहुत बदलाव आए हैं। आपको तो नहीं अपने अबू याद? आपका नाम क्या? तयम्मुल हुसैन। कौन सी क्लास में? 3। वेरी गुड, वेरी गुड। आपके मियाँ कहाँ पे शहीद हुए जी? आरिफ बाज़ार में। ये आरिफ बाज़ार में जो लाहौर कैंट में हाँ जी। बॉम्ब ब्लास्ट जो हुआ हाँ था, जी। तो ये कब की बात है? 2010 की। और आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां एक बेटा है। बेटियां बड़ी हैं, बेटा छोटा है। 4 बच्चे हैं हाँ माशाल्लाह। जी। और सबसे छोटा कितना बड़ा है? वो 5 साल का हो गया। अब हुआ है। हाँ जी। तो जिस दिन उसके वालिद शहीद हुए थे तब कितना बड़ा था? 2.25 साल का था। 3 साल का होने वाला ही था। ज़िंदगी कैसे बदलती है जब यानी लोग तो आपको यानी आके हम लोग तो कहते हैं ना कि जी मुबारक हो, शहादत अल्लाह बड़ा रतबा है, दर्जा है, लेकिन एक इंसान को तसल्ली देना कितना आसान या मुश्किल है? बहुत मुश्किल है। शहादत तो किस्मत वालों को मिलती है, लेकिन जो होता है कि जो बाद में सदमे होते हैं, बाद में तकलीफ़ें होती हैं, बहन भाइयों की होती हैं, तो रिश्तेदारों की होती हैं, वो एक मिनट में वो इस तरह होते हैं जैसे वो अपने नहीं हैं। एक मिनट में सारा कुछ बदल जाता है। जब होते हैं हस्बैंड ज़िंदा होते हैं तो सारे अपने होते हैं, जब वो शहादत पा गए हैं तो कोई भी नहीं अपना रहता। तो ज़िंदगी तो बंदे की एक मिनट में बदल जाती है। वही रिश्तेदार, वही बहन भाई होते हैं जो इतना ख्याल करते हैं, इतना प्यार करते हैं, वही होते हैं जो साथ छोड़ देते हैं। आप कुछ कहेंगी इस पर? मैं क्या कह सकती हूँ कि तकरीबन अब हाँ, जो शहीद होता है उसको बहुत से पैसे मिलते हैं। ज़िंदगी में इतना कुछ वो छोड़ जाता है अपने बच्चों के, वो सारी ज़िंदगी बैठ के खा सकते हैं। लेकिन जो रिश्तेदार होते हैं या जो दूसरे माँ बाप बहन भाई, उस टाइम जब तक इंसान के पास पैसा होता है ना, वो समझते हैं कि हम इनका सहारा बने रहते हैं। जब ये पैसा ख़त्म हो जाता है, मेरी ज़िंदगी में 3 साल 4 साल बड़े सुकून से ऐसे सारों ने सहारा दिया। माँ बाप बहन भाई रिश्तेदार ससुराल वाले सब ने साथ दिया। जब सब कुछ ख़त्म हो गया तो किसी ने कोई सहारा नहीं दिया। सके माँ बाप बहन भाई जो होते हैं ना, वो सहारा नहीं देते। वो यही समझते हैं कि ये अब हम पे ना बोझ बन गया। इसलिए बहुत मुश्किल से मैंने अब तक, आज से साल एक पहले 2-3 साल बहुत मुश्किल से गुजारे हैं, लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है कि मुझे अपनी यूनिट वालों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत इमदाद दी है और उन्होंने मुझे सहारा दिया हुआ। ज़िंदगी में मैंने ऐसा मोड़ आया कि लोगों के घरों में बच्चों के लिए काम किया है मैंने। इनके खातिर लोगों के बर्तन धोए हैं ताकि मेरे बच्चे सुकून से रह सकें, पढ़ सकें, अपना नाम बना सकें, ताकि इनको अपने माँ बाप की कमी ना महसूस हो। कोशिश तो बहुत करती है माँ के, जो इतना हो सकता है उससे करते हैं। जितनी मेरे से हुई है मैंने इनके लिए कोशिश की है। ज़िंदगी बहुत मुश्किल है गुजारना। बड़ी सीरियस ट्रेजेडी है कि जाने वाला तो चला जाता है और पीछे एक पूरी मिजरेबल लाइफ स्पैन जो है वो शुरू हो जाता है, और सिर्फ एक शख्स का नहीं, उसके साथ मुंसलिक जितने भी
अफराद होते हैं, बच्चे, मासूम बच्चे, बेवा, माँ बाप, बहन भाई, चाहने वाले उनके। जब एक ब्रेक से आएंगे तो मैं चाहूँगा कि आप भी कॉल करें। आई विल टेक कॉलर्स ऑनलाइन टुडे, और आप उन लोगों के लिए जिनकी इस वक्त ज़िंदगी और मौत की जंग में वो यानी गिरफ़्तार हैं सियाचिन के ग्लेशियर पे वहाँ पे, और इस वक्त बाकी उनके जो कॉमरेड्स हैं, जो साथी हैं, जो जवान हैं, वो अंत तक कोशिश कर रहे हैं इस वक्त भी उनको किसी तरह निकालने के लिए। उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक ब्रेक के बाद आई फ्लैश अ नंबर ऑन योर स्क्रीन, और आप फिर कॉल करके खुद उनके लिए पैगाम रिकॉर्ड करा सकते हैं। बट व्हेन आई कम बैक आपको मैं सियाचिन के बारे में चंद बड़ी अहम चीज़ें बताऊँगा। ऑल ऑफ दैट आफ्टर अ ब्रेक। टेक अ ब्रेक। जी वेलकम बैक। मैं आपको बताऊं कि ये 6 NLI जो है 6 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री बटालियन जो है, इसके मतलब मैं आपको एक बड़ी ब्रीफ सी बात बताऊं कि इसकी तारीख बड़ी पुरानी है। 1889 में इसको रेस किया गया था, और उस वक्त लेफ्टिनेंट कर्नल एलेक्जेंडर ड्यूरेंट ने इसको रेस किया था, और 1913 में इसको गिलगित स्काउट्स का टाइटल दिया गया था, और 1949 में नॉर्दर्न स्काउट्स कायम कर दी गई, और इसकी मैन पावर जो थी वो फिर गिलगित स्काउट से ही वहाँ पे आई। और इसके पहले जो कमांडेंट थे वो लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद रफ़ी खान थे, और उसके बाद 1964 में नॉर्दर्न स्काउट्स को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था, क्योंकि इसकी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स थी उस वक्त ऐसी। और जब इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया तो फिर एक ये काराकोरम स्काउट्स के नाम से हो गई अलहदा यूनिट, और उसका हेड क्वार्टर जो था वो स्कर्दू में था, और उसके पहले जो कमांडेंट थे वो सरदार मोहम्मद हुसैन थे। और लेकिन सबसे अहम बात आपको बताने लगा हूँ कि ये 6 NLI ने अभी तक तकरीबन 4 सितारे जुरत, 4 तमग़े जुरत और 6 तमग़े बसालत हासिल किए हैं। यानी 4 सितारे जुरत, 4 तमग़े जुरत और 6 तमग़े बसालत हासिल किए, और ये बहुत बड़ा ऑनर है ये किसी भी पलटन के लिए, और कि उसके पास इतनी डेकोरेटेड वो पलटन हो। और ऑब्वियसली इसका मतलब है कि वो अपनी किस किस मौके पे पता नहीं कहाँ पे वो अपनी खिदमात देती रही है। ये आपको बताऊं कि अप्रैल 1984 से लेकर 2012 तक, यानी अप्रैल के महीने तक, पाकिस्तान और भारत की तकरीबन 8000 से ज़ायद कीमती जानें जो हैं सियाचिन ग्लेशियर में ज़ाया हुई हैं। और यानी इसमें अभी तक तो आप ये समझें कि 135 अफराद जो हैं वो लेटेस्ट एक कैजुअल्टी इस सेंस में है कि कुदरती आफत का, कि जहाँ पे एक बर्फ़ानी तोदा यानी जो एवलांश है वो उनके ऊपर आके गिरा, और उनमें से अक्सरियत जो है वो NLI 6 यानी 6 NLI से उनका ताल्लुक़ है। और औसतन यहाँ पे हर तीसरे दिन एक पाकिस्तानी शहीद होता है, यानी एवरी 3rd डे एक पाकिस्तानी शहीद होता है। आप ये इमेजिन करें कि अगर आपके मोहल्ले में आपके इर्द गिर्द हर तीसरे दिन अगर आप एक डेथ जो है उसको विटनेस करें, तो आपकी मेंटल, आपकी साइकोलॉजिकल, आपकी जो कंडीशन है वो क्या हो सकती है। और इंडियंस का, क्योंकि वो ज़्यादा हाइट पे हैं, वो पाकिस्तानी जो हैं वो बेस पे हैं, इंडियंस ज़्यादा हाइट पे हैं, उनका औसतन हर दूसरे दिन एक सिपाही जो है वो यहाँ पे हलाक होता है। उनकी रेट ऑफ कैजुअल्टी ज़्यादा है यहाँ पे, और सालाना तकरीबन उनकी 180 हलाकतें होती हैं। पाकिस्तान के सालाना यहाँ पे 100 के करीब जो जवान और अफसर हैं वो शहीद होते हैं। और 20,000 फुट के ऊपर ये जो बैटल ग्राउंड है, यहाँ पे मुस्तकिल चौकियाँ बनी हुई हैं, इंडिया की भी और पाकिस्तान आर्मी की भी। और यहाँ पे अक्सरियत जो है वो मौसम की शिद्दत की वजह से होती है, और ये मौसम जो है ये तो किसी भी रंग और नस्ल और मज़हब और इन सारी चीज़ों से बालातर हो के ये इंसान को आके वहाँ पे जकड़ लेता है, और जानलेवा भी साबित हो जाता है। और इसका जो असल मैं आपको एक बैकग्राउंड बताऊँ, मुझे नहीं पता ये बताना चाहिए कि नहीं, कि 1984 से पहले होता यह था कि गर्मियाँ जब आती थीं तो दोनों इंडिया और पाकिस्तान की फोर्सेस आमने सामने आ जाती थीं, और वो उस ग्लेशियर के ऊपर। लेकिन 1984 में इंडिया ने
विंटर्स के अंदर आके इसको टेक ओवर किया, क्योंकि ये चाइना के एक बड़े इम्पॉर्टेंट प्रोविंस को ओवरलुक कर रहा था। तो एक्चुअली इंडिया का वहाँ पे आना जो था वो चाइना के लिए भी एक बड़ी सीरियस थ्रेट था। और क्योंकि चाइना के साथ जो सारी काराकोरम का जो एक सिलसिला है, ये इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये शिंकियांग प्रोविंस को ओवरलुक करता है वहाँ पे। और अगर आप टेक्निकली देखें या जोग्राफिकली देखें तो 2/3 एरिया जो है ग्लेशियर का वो इंडिया के कब्ज़े में है, कंट्रोल में है, और 1/3 जो है वो पाकिस्तान का है। और इसका टोटल कंट्रोल जो है 3 दर्रों के ऊपर है, और जो है वो समुंदर से रफली है तकरीबन कोई 6000 मीटर की बुलंदी पे वाक़ है, यानी साहिल समुंदर से तकरीबन 6000 मीटर की बुलंदी पे वाक़ है। और यहाँ पे एवरेज टेम्परेचर, जैसे आपको पहले बताया था, -50 डिग्री सेंटीग्रेड है। -50 डिग्री सेंटीग्रेड जब 3 या 4 डिग्री पड़ता है तो हमारी जो ज़िंदगियाँ हैं वो अपने अपने घरों में कैद होकर रह जाती हैं, और ये -50 डिग्रीज़ वहाँ तक पहुँच जाती है। और यानी एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि नीचे से फोर्सेस ऊपर नहीं जा सकती और ऊपर की फोर्सेस नीचे नहीं आ सकती, अपनी अपनी जगह पे बस एंट्रेंच्ड हैं, वहीं पे उनको रहना है। और 5% यहाँ पे हलाकतें जो हैं, तकरीबन 5 से 6% हलाकतें जो हैं वो एक्टिव ये फायरिंग की वजह से होती हैं, जंग की वजह से होती हैं। मेरे साथ एक कॉलर है लाहौर से इस वक्त। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम लुकमान भाई, कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र जी। बस ये आज के वाक़े में मैं आपकी वसातत से पूरी कौम से ये गुजारिश करूंगा कि हमारे जो भाई बर्फ़ के नीचे हैं, हम सब लोगों को उनकी ज़िंदगी के लिए दुआ करनी चाहिए कि ज़रूर जिंदा कौमों की दुआएं और अल्लाह ताला की मदद, मुआज़े जो है वो दूर नहीं होते। तो मैं आपकी वसातत से गुजारिश करूंगा कि तमाम लोगों से कि अपने उन भाइयों की ज़िंदगी के लिए दुआ करें, क्योंकि ऐसे बहुत से वाक़यात में बहुत से लोगों की जानें बच जाती हैं। हमसे बहुत से लोग बातचीत करते हैं, उनको शहीद गिनती कर रहे हैं, शहीद होना हक करा है, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप लोगों तक ये पैगाम पहुंचा दें कि एक्चुअली अच्छी बात है मुझे, क्योंकि एक और कॉलर है हमारी राबिया सुल्तान, उन्होंने सिर्फ एक मैसेज ये रिकॉर्ड करवाया कि आप तमाम लोगों से ये दरख्वास्त है कि इंतहाई यानी कसरत से आयतल कुर्सी जो है वो पढ़ें, और आयतल कुर्सी पढ़ें, क्योंकि वो एक अल्लाह ताला की तरफ से एक हसार जो है वो हिफाजत का बन जाता है, और नाउमीदी नहीं होनी चाहिए। मुल्तान से खालिद साहब हैं। जी खालिद, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम बशर लुकमान साहब, मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि पहले आप पहला ये आपने इनिशिएटिव लिया है और इतने अहम मसले के ऊपर आपने ये प्रोग्राम किया है। थैंक यू वेरी मच। कोई शक व शुबे वाली बात नहीं है कि ये पाकिस्तान का नेशनल बहुत बड़ा नुकसान है। अल्लाह ताला उन सबको अपनी अमान में रखे, और जो अगर शहीद होते हैं उनकी मग़फ़िरत करे। लेकिन इशू ये है कि हमारी हुकूमत अभी जरदारी साहब हो के आए हैं, सियाचिन का जो असल इशू है उसको रिजॉल्व किया जाना चाहिए। हमारी अफवाज जो है वो क्यों इतने ग्लेशियर और वहाँ पे पड़ी हुई हैं? वो पाकिस्तान का इलाका था, उसके ऊपर भारत ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया। ये अपनी जानें कुर्बान करके और अपने इलाके की हिफाजत के लिए, अपने मुल्क के लिए, वहाँ पे अपने मुल्क की इज्जत और आबरू के लिए वहाँ पे अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। इशू वहीं का वहीं है। हम उसे मोस्ट फेवरेट नेशन करार दे रहे हैं। हम उनके साथ कारोबार करने के लिए तैयार हैं। हम हर इशू पे उनके लिए अपनी कुर्बानी, इज्जत, हर चीज जो है वो कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। आपको याद होगा हम कितने सिखों की लिस्टें हमने उन्हें फराहम की। आपको वो तैयारा भी याद होगा जो गिलगित से उड़ा और जाके वो अपना मकबूजा कश्मीर में गलती से चला गया, इंडियंस ने मार गिराया। हमने इंडियंस के सॉफ्ट इमेज के लिए उसका नाम तक नहीं लिया, और हमने यही कहा जी वो गुम हो गया है, तैयारा गायब हो गया, आज तक उसका मलबा नहीं मिला इंडिया के लिए। और हम कितना ही आगे जाएं, जरूरत इस बात की है कि ये जो है इशू सियाचिन का, इसको रिजॉल्व किया जाना चाहिए, ताकि हमारे नौजवान जो हैं, हमारे बेटे जो हैं, वो इस तरीके से मजीद अपनी जान। राइट खालिद साहब, थैंक यू। लाहौर से सलीम भट्ट साहब हैं। जी भट्ट साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जनाब, मैं भी आर्मी से हवलदार रिटायर्ड हूँ, इंजीनियर कोर्स से जी। और मुझे ये देख के दिली सदमा हुआ है, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। और ये जो 2 मेरी बहनें बैठी हुई थी जिनके मियाँ शहीद हुए हैं, हमें चाहिए कि हम जो शहीद हो गए या उनको अल्लाह ताला उसकी जजा देगा। हमें चाहिए कि हम इन लोगों की देखो ऐसे काम करें कि इनकी जिंदगी आसानी से गुजरे, इनके बच्चे आसानी से पढ़े, इनको ये मोहताजी किसी के ना हो। मेरी इतनी रिक्वेस्ट है हुकूमत से, आप ये पहुंचाएं कि इनके लिए कुछ जरूर करें।
थैंक यू वेरी मच। मैं आपको एक बात बता दूं कि पिछले सिर्फ चंद साल में 5 साल से 7 साल के अंदर तकरीबन ये अभी आपके पास ये 2 ख़वातीन आपके सामने हैं, 2 बेवा ख़वातीन आपके सामने हैं। एक्चुअली पिछले चंद साल में ये 40,000 तक तादाद पहुंच गई है जो पाकिस्तान आर्मी की है, और तकरीबन 15,000 ऐसे लोग हैं जो इंतहाई ज़ख्मी हो चुके हैं वहाँ पे। और मीरपुर से इस वक्त खालिक साहब हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। खालिद साहब अपना ये टीवी के आवाज़ आहिस्ता कर लें। अस्सलाम वालेकुम जी, टीवी के आवाज़ आहिस्ता कर लें खालिद साहब। मैं ये कह रहा हूँ कि आज इतना जो वाक़या हुआ है, 150 आदमी जो उधर दबा हुआ है, इससे पहले भी बहुत वाक़यात हुए हैं वहाँ पर, जो मीडिया पर शायद उस वक्त मीडिया इतना ज़्यादा नहीं था। क्या इससे आगे भी इसी तरह ही होता रहेगा? क्या हमारी हुकूमतें जो है वो यही करेंगी? क्या ये नहीं हो सकता कि हम वहाँ से थोड़ा पीछे आ जाएं? कितने मतलब है गंदे एरिए में हम फंसे हुए हैं कि आए दिन ये जो आपने 2 ख़वातीन बिठाई हैं बेचारी, कितनी बेचारी ऐसी बेवा औरतें हैं जिनके साथ इसी तरह ही हो रहा है। ये दुख होता है, ये क्यों हो रहा है? ये सब हमारे लीडरों की वजह से हो रहा है। ये हमारे आज भी लीडर सही हो जाए, मुल्क हो जाए तो ये आप जब आपकी शादी हुई थी तो आपके मियाँ फ़ौज में थे, सिपाही थे, तो उस वक्त कभी आपने सोचा था कि ऐसा, क्योंकि वैसे तो बड़ा एक ग्लैमरस होता है एक ऑफिसर या एक जवान की यूनिफॉर्म और सारा उसका एक एक ग्रैंडर होता है, तो उस वक्त आपने कभी सोचा था कि ऐसा दिन देखना पड़ेगा? नहीं, कभी भी नहीं सोचा। लेकिन उनको जब वो जाने लगे थे, लास्ट टाइम आए थे वापस जाने लगे, लेकिन उनको एक तसल्ली थी कि वो अब वापस नहीं आएंगे। जब यूनिट आगे जाने लगी थी ना, तो जिस दिन वो जा रहे थे, जो भी बात करते ना तो कहते शायद अब मैं ये काम ना कर सकूं। हर जगह पे बच्चों को उधर अभी गए भी हैं, तो मेरे मामू थे, वो दूसरी यूनिट में मेजर थे, तो जिस दिन जाना था उनके पास गए कि मेरा दिल घबरा रहा है, अभी मैं नहीं जाना चाहता आगे, तो आप इसे ऐसे करें कि मुझे ना पिछली पार्टी में भेज दें, पहली पार्टी में मैं नहीं जाना चाहता। तो ऐसे ही अपनी अम्मी को भी बार बार दरवाजे तक जाते, वापस आते, मिलते, अब्बू को मिलते, बहन भाइयों को, ऐसे बच्चों को मिलते। उस टाइम ये मेरा बेटा बेटी दोनों बहुत बीमार रहते थे ना, तो इनको भी ये कहते थे कि शायद अब मैं वापस आऊँगा या नहीं आऊँगा। तो ऐसे उनको अपना खुद का एक यकीन था कि मुझे शहादत या मैंने मरना है या जो भी है, उनको एक था। हमें तो कुछ पता नहीं था कि एक दिन पहले ही बात की है, कोई अचानक ही ऐसे कोई पता ही नहीं चला कि ये हुआ कैसे है ना। लेकिन उनको एक यकीन था कि मुझे ये रुतबा जो है ना ज़रूर मिलेगा। लाहौर से कॉलर है जी, इश्तियाक कियानी। अस्सलाम वालेकुम कियानी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। ये मैं आपके प्रोग्राम के जो है ना मार्फत से ये अपनी पूरी कौम से गुजारिश करता हूँ कि अपने जो हमारे भाई जो बर्फ़ के नीचे आए हैं, अल्लाह पाक इनको लंबी ज़िंदगी दे, आमीन। और जो हमारे फौजी भाई, क्योंकि मैं भी एक रिटायर्ड फौजी हूँ सर जी, तो मैं इस दर्द और कुर्ब को समझ सकता हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली में भी ये आपका लाइव प्रोग्राम देख रही है, तो मेरी अपनी आंखों में आंसू है इस टाइम सर। और मेरी जो कैफियत है वो मेरे अल्लाह पाक ही जान सकते हैं। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इन मेरे भाइयों को सलामत रखे, और जो इनके लिए हेल्प कर रहे हैं अल्लाह पाक उनके लिए आसानी पैदा करे और उनको हिम्मत दे। और ये जो मसला बना हुआ है, पूरी कौम से मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक के हजूर दुआ करें, नफल पढ़ें, अल्लाह पाक के सर बसजूद होकर नफल पढ़ें कि अल्लाह पाक इनको ज़िंदगी अता फरमाए। शुक्रिया जी। आपको तो कोई ऐसी फीलिंग नहीं थी जब आपके शौहर शहीद हुए हैं कि आज ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? नहीं, ये तो पता भी नहीं था ऐसे हो सकता है। ऑफिस से आए हैं, आके खाना खाया, खा के जुमा पढ़ने के लिए जा रहे थे, तो अभी बाहर ही निकले हैं तो पहला धमाका हुआ है, तो कहते हैं पता नहीं क्या, लगता है मदरसे वाला ट्रांसफार्म जल गया है। तो ये तो पता ही नहीं था कि धमाका हुआ है। तो कहते मैं देखता हूँ, तो मैं कहती हूँ आपने क्या देखना है? कहता नहीं मैं देखता हूँ, उधर से फिर जुमा पढ़ने चला जाऊँगा। तो अभी चंद कदम ही आगे गया तो दूसरा हो गया। और आपको कितनी देर बाद पता चला? हमें तो तकरीबन रात को 11 बजे पता चला था, लेकिन फ़ोन नहीं हो रहा था ना। जब वो ऑफिस वाले बंदों ने फ़ोन किया तो वो कहते हैं कि मोबाइल घर रह गया था, पॉकेट से निकाला तो इसी तरह रख लिया। तो जब वो फ़ोन आया तो मैंने बताया कि कहते हैं कि बाजी बच्चे खरीत से हैं। मैंने कहा भाई बच्चे तो खरीत से घर आ गए हैं, लेकिन अकरम बाहर गया हुआ था, वो नहीं वापस आया।
तो कहते हैं कि अच्छा हम देखते हैं। तो वो 3 बजे फिर कहते हैं कि आप बताएं कि उसके किस तरह के कपड़े पहने हुए थे, शेव कितने दिनों की हुई थी, तो इस तरह वो मुझे शनाख्त के लिए पूछ रहे थे। तो फिर मैंने उन्हें पूछा कि क्या कोई ज़्यादा तो नहीं? कहते कि नहीं, बस वो तबीयत सीरियस है इसलिए हम पूछ रहे हैं, वो होश में नहीं है। तो ये नहीं मुझे बताया था कि ख़त्म हो चुके हैं। तो 11 बजे फिर हमको पता चला, मेरे बहन भाई, उसके बहन भाई सारे उधर से आए हैं गांव से, तो वो उन्होंने आके पहचान की है। तो फिर 11 बजे हमें बॉडी मिली है, तो फिर हम लेके गांव चले गए। सुबह 5 बजे चीचा उसने पहुँचे हैं। डस्का से कॉलर है जी। डस्का, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सैयद सकलैन हैदर बात कर रहा हूँ डस्का से जी। क्या हाल है सर? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र जी। माशाल्लाह बहुत खुशी हो रही है कि आपने इनिशियली जो ये कदम उठाया है जी। हमारी जो सियाचिन में जो भी हमारी कैजुअलिटीज़ हुई हैं, तो बहुत अच्छा आपने कदम उठाया है। इस हवाले से मैं ये बात करना चाहता हूँ कि ये एक बहुत ही गंभीर सा मसला बना हुआ है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। तो आप मेरा ख्याल है ये गंभीर मसला सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान नहीं है, पाकिस्तान के अपने अंदर भी है। और यानी मैं तो आपको बता रहा था कि जैसे समीना मज़हर है, रुखसाना अकरम है, ये तो 2 ख़वातीन बहनें हमारे साथ हैं, ये बच्चा भी हमारे साथ है, लेकिन 40,000 से ज़ायद सिर्फ पिछले चंद साल की बात है, ये हमारे साथ नहीं है। और अब यानी आप देखें कि आपकी और हमारी ज़िंदगियों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम उसी तरह बाहर जाएंगे, हम उसी तरह खाने खाएंगे, हम उसी तरह सेलिब्रेट करेंगे, हम उसी तरह फिल्में देखेंगे, हम मेहंदियाँ भी करेंगे, हम डांस भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन इनके लिए उस कौसो कज़ा के सारे रंग जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। और बड़ा आसान है क्रिटिसाइज़ करना, पिन पॉइंट करना, फिंगर पॉइंट करना, लेकिन आइंदा जैसे अभी एक रिटायर्ड हवलदार साहब ने बताया था कि इनकी मदद के लिए या इनके लिए ऐसी जितनी भी फैमिलीज़ हैं उनकी मदद के लिए या रिटायर्ड लोगों के लिए कुछ ना कुछ हेल्प होनी चाहिए। तो वो तो कोई नहीं कर रहा। तो उसके लिए जब AWT या फ़ौजी फाउंडेशन या ऐसा कोई इदारा बनाया जाता है और उसकी आमदनी जो है वो अगर ऐसी फैमिलीज़ को दी जाती है तो उसके ऊपर भी हम उंगलियां उठाने से बाज नहीं आते, हम चूकते नहीं हैं उसके ऊपर हमले करने से, क्योंकि हमें मकसद सिर्फ अपनी मशहूरी करने का होता है और अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए होता है। हमें ये नहीं पता होता कि इस कॉज के पीछे क्या क्या अवामिल हैं और उसका बेनिफिशरी इन जैसे कितनी हज़ार फैमिलीज़ हैं। अंटिल टुमारो, अल्लाह हाफ़िज़।